Hi, everyone. Myself, Vipul Kumar, PGT History, Kendriya Vidyalaya Number 1, Air Force Station, Gorakhpur. I am here to just discuss about the first chapter of history book, that is Bricks, Beats and Bones. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा. Why is the civilization which developed on the banks of river Indus and its tributaries known as the Harappan civilization? इस क्वेश्चन पे आप सोचिए और जब हम बाद में बात करेंगे तो उस दौरान हम इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में भी बात करेंगे. आइए एक एक करके हम इस चैप्टर के डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं. आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और ये आपके लिए लाभकारी होगा. अब आप ये समझने की कोशिश करिए दो चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. एक तो इस चैप्टर का जो टाइटल है ब्रिक, बीट्स एंड बोन्स, आखिरकार इसको क्यों लिखा गया है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी. Why the title of this chapter is Bricks, Beats and Bone? Actually जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो एक तरह के डिटेक्टर होते हैं. मीन्स एक जासूस की तरह काम करते हैं. मीन्स कि वट एवर द थिंग्स अवेलेबल which was used by the people of that period, historians उन सारी चीज़ों को लेकर एक स्टोरी फॉर्म करने की कोशिश करते हैं. आप उसको दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि दे कंस्ट्रक्ट द पास्ट. वो अतीत की चीज़ों को फिर से दोबारा जोड़ के और एक साइंटिफिक तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और बाद में उसके ऊपर हिस्ट्री लिखी जाती है. ये पूरी तरह से एक साइंटिफिक अप्रोच है. आप इस स्लाइड में जो भी आपको ब्रिक्स की दीवारें दिख रही हैं वो कैसे बनी, उनके पैटर्न को समझने की कोशिश करिए. क्या वो सीधी हैं कि नहीं, क्या उनको बनाने में किसी खास तरह की इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ी है कि नहीं. क्या इसको देख के आपको नहीं लगता है कि जिन लोगों ने इसको बनाया उनके पास क्या कोई स्किल नहीं होगा. अगर इन सारी चीज़ों को अगर एक तरह से या ठीक तरह से आप सोचें, मनन करें, चिंतन करें, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये पूरी तरह से एक प्लान सिविलाइजेशन था और वो अर्बन सिविलाइजेशन था. अर्बन क्यों था और प्लान क्यों था, इन दोनों के बारे में हम आगे जानेंगे. अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए हमें बहुत सारे सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है. जैसे आर्टिफैक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, लिटरेचर की ज़रूरत पड़ती है, बिल्डिंग्स, बोन्स, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. एंड आर्कियोलॉजिस्ट और द हिस्टोरियंस ट्राई टू जस्ट टू फाइंड आउट द रियल स्टोरी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. उसका एज क्या है, उसका समय, उसका काल क्या है, वो किस लिए यूज़ किया जाता था. इसके तमाम अलग अलग तरह के राय होते हैं और फाइनली उन सारी चीज़ों को एक साथ हम जब इकट्ठा करके एक सीक्वेंस में बनाते हैं तब हमारे सामने कोई पिक्चर निकल के आता है और तब हम बता पाते हैं कि किसी ख़ास समय में कोई भी काम या कोई भी चीज़ कैसे हुई होगी. और जब हम बात करेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में, यानी वो क्या खाते थे, क्या उनको टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी थी, वो प्लांट शहर था तो फिर क्या ऐसा नहीं है कि उसका कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी भी होगा, क्या वो किसी धर्म को मानते थे, उनके धार्मिक धारणाएं क्या थी, विश्वास क्या थे. इन बहुत सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे. अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं और बात करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को थोड़ा सा एक लोकेशन
को समझने की कोशिश करते हैं। लोकेशन को समझने के लिए हमारे सामने एक मैप है जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक से है। इसमें बहुत सारे अलग अलग साइट्स लिखेंगे। ख़ास तौर से आप देखेंगे तो भारत के जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, यानी पश्चिमोत्तर हिस्से में, ख़ासतौर से जो आपके शहर है, जैसे मान लीजिए पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, इन सारे एरिया में इनके साइट्स आपको दिख रहे हैं। कुछ एरिया, कुछ ऐसे साइट्स इंपॉर्टेंट जो अभी पाकिस्तान में, जो कि कभी भारतीय उपमहाद्वीप के का हिस्सा हुआ करता था। एक दो साइट्स आपके अफ़गानिस्तान में भी हैं। तो इसको समझने के लिए आप ये समझने की कोशिश करिए कि एरिया वाइज अगर देखा जाए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो इस पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को या हड़प्पन सिविलाइजेशन को का टोटल एरिया था 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसको कंपेरिजन किया जाए, इसको कंपेयर किया जाए इजिप्ट के सिविलाइजेशन से, मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन थे, तो उससे काफ़ी बड़ा था। अगर इसे आंकड़ों में अगर आपसे बात करें तो ये इजिप्ट के सिविलाइजेशन से लगभग 20 गुना बड़ा था। वहीं मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन से लगभग 7 गुना बड़ा था। तो इसके एरिया, इसके आकार के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा सिविलाइजेशन था। हालांकि इन सारे साइट्स के बारे में हम आगे की स्लाइड्स पे चर्चा करेंगे। एक थोड़ा सा हमने आपको एक कोशिश की है कि आपके लोकेशन को आप इस सिविलाइजेशन को, लोकेशन को समझ लें। आगे की स्लाइड्स पे हमने द हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बात की है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब आप समझेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, व्हाई इट इज कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन? इट्स ओनली बिकॉज द फर्स्ट साइट विच वॉज एग्जिबिटेड बाय द archaeologist which was Harappa. That's all. And why it is called Indus Valley Civilization? Most of the sites which were executed and found near Indus Valley, Indus River. That's why it is called Indus Valley Civilization. लेकिन अगर आज के दौर में आपको देखा जाए तो आज़ादी के समय तक, when we become independent, there was only 47 sites were known to us. लेकिन आज हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने लगभग 1500 साइट्स ढूंढ निकाला है। उसमें से लगभग 700 के आसपास जो साइट्स हैं वो इंडिया में हैं। 925 साइट्स आर सिचुएटेड इन इंडिया एंड अराउंड 475 साइट्स आर सिचुएटेड इन पाकिस्तान। तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि इसका एरिया कितना बड़ा था और अभी ये कितना डेवलप, हमारा जो रिसर्च है, जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च है, वो कितना आगे बढ़ चुका है। इट स्टार्टेड फ्लोरिशिंग along रिवर इंडस नाउ इन पाकिस्तान एट अराउंड 2600 BC। ओके, जब हम काल की बात करेंगे, जब इसके पीरियड की बात करेंगे, तो इन सारी बातों की इन सारी चीज़ों के भी बारे में बात करेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज द लार्जेस्ट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। What is called Bronze Age? There are different name, which has been used to represent that civilization. Some people says it is Bronze Age civilization. What is called Bronze Age? Why it is called Bronze Age? It means the first time bronze were made. अगर ब्रॉन्जे को आप समझने की कोशिश, मीन्स द पीपल ऑफ हड़प्पा दे मिक्स कॉपर विथ टिन एंड दे कुड एबल टू मेक ब्रॉन्जे। इसी समय लोगों ने तांबे में टिन को मिलाकर और कांसा तैयार किया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रॉन्जे एज सिविलाइजेशन। दूसरे आगे देखिए, हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट ऑफ सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय द आर्कोलॉजिस्ट। मैंने आपको ये बताया, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन।
It was an urban civilization. Its writing is not deciphered. Yes, it is urban civilization. Why it is the urban civilization? We'll discuss on it in other slides. After 1900 BC, most of the sites were abandoned due to some reason. We'll also discuss about the end of civilization. What was the different region of the decline of the Harappan civilization? So these are the some features जिसको हमने एक लुक दिया है, ताकि इस पे हम बात करेंगे आगे के स्लाइड्स पे. आगे हम चलते हैं, हम बात करते हैं पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. द सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन 2600 BCE एंड 1900 BCE. पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन को, उसके पीरियड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. द पीरियड ऑफ द सिविलाइजेशन इज broadly divided into the 3. The first, the early Harappan culture before 2600 BCE. अगर इसको और भी ठीक से मैं बोलूँ, यहाँ पे नहीं लिखा है, ये लगभग 3500 BCE to 2600 BCE. The matured Harappan culture which start from 2600 BCE to 1900 BCE. The late Harappan culture after 1900. Early means when civilization started developing. Mature means develop, and the last one is the late. And how can you understand कि ये पीरियड तक डेवलप था, इस पीरियड तक अर्ली को बोलेंगे, इस पीरियड के बाद लेट बोलेंगे. इट डिपेंड अपॉन द आर्टिफैक्ट, द क्वालिटी ऑफ आर्टिफैक्ट विच वॉज फाउंड. जैसे किसी भी पीरियड में अलग अलग ऑब्जेक्ट को जब हम सिक्वेंस में जब हम लगाते हैं, देन वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी एंड द शेप एंड द मटेरियल यूज्ड. उसके आधार पर हम समझ पाते हैं कि कौन से पीरियड में इस सिविलाइजेशन को हम मैच्योर बोलेंगे, और कब अर्ली बोलेंगे और कब हम लेट बोलेंगे. आगे चलते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब CBSE में मैप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दीज आर द साइट्स. इसको लोकेट करने के लिए कहा जाता है कलीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, रोपड़, हड़प्पा, गैंडरीवाला, चौंदड़ो, सुरकारेंडोर, मोहनजोदारो, आमरी, बालाकोट, कोत्तीजी, रंगपुर, नागेश्वर. तो ये सारे कुछ साइट्स हैं. इसको आप बहुत ईजीली आप इसको समझ सकते हैं. अगर मुझे थोड़ा सा यहाँ बताने की ज़रूरत महसूस हो रही है, वो ये हो रही है कि इसका जो बाउंड्री अगर हम बात करें, इसका जो नॉर्दर्न मोस्ट साइड कौन था, इसका सदर्न मोस्ट साइड कौन था, इसका ईस्टर्न मोस्ट साइड कौन था, तो इसको मैं अगर बता दूं तो मांडा इन जम्मू कश्मीर, इट वाज द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. अगर हम सदर्न मोस्ट की बात करें तो दैमाबाद इन महाराष्ट्र, जो कि रिसेंटली उसको ढूंढा गया है. अगर हम ईस्टर्न मोस्ट की बात करें, दैट इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान, सुरकागेंडोर विच इज़ सिचुएटेड इन पाकिस्तान नाउ. एंड अगर ईस्ट की बात करें, दैट इज़ आलमगीरपुर विच इज़ सिचुएटेड नियर मेरठ इन यूपी. तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, आपके पश्चिम में सुरकागेंडोर और पूर्व में आलमगीरपुर, जो कि मेरठ के पास है उत्तर प्रदेश में. तो ये मैंने बताया. आप इसके साइट्स को आप देख सकते हैं. समय थोड़ा सा वीडियो को हम थोड़ा शॉर्ट रखना चाहेंगे. आगे आते हैं डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. आपको बता दूं कि कर्जन जो थे हमारे ब्रिटिश इंडिया के वायसराय थे, उनके समय में उन्होंने डिसाइड किया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया. उसका फाउंडेशन पड़ा और उसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया. और इसका फर्स्ट जो एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ 1921 में, जिसको दयाराम साहनी ने स्टार्ट किया. एंड द प्लेस वाज हड़प्पा. एंड आगे हम आते हैं. जॉन मार्शल मीन्स ये पर्सनालिटीज थे जिन्होंने हड़प्पा के खोज में, हड़प्पा के ऊपर या इस सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी जुटाने में इनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट था.
His period as a Director General of ASI marked as a major change in Indian archaeology. कई बार ये क्वेश्चन भी पूछता है कि जॉन मार्शल के कंट्रीब्यूशन को बताइए. Describe the contribution made by John Marshall. So that is very important question. He was the first professional archaeologist to work in India. In 1924, John Marshall announced the discovery of Harappan civilization. In 1925, exhibition began at Mohenjo-daro. In 1944, R.M. Wheeler became the Director General of ASI. In 1946, R.M. Wheeler exhibited at the Harappa. So John Marshall का जो ऊपर के 3 पॉइंट्स है इट्स अबाउट जॉन मार्शल को एक साइंटिफिक तरीके से एग्जीबिशन के लिए भी जाना जाता है. उसके बाद व्हीलर आते हैं जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया. सो दैट्स दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट्स और पॉइंट्स थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन मार्शल. अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जीबिटेड मोहनजोदड़ो. आर.डी. बनर्जी, रखाल दास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो का एग्जीबिशन किया. नीचे आप देख सकते हैं दीज आर द आफ्टर कॉमन सील्स वेर फाउंड एट द हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो. इट्स बिकम एविडेंट दैट दीज 2 cities वेर अ पार्ट ऑफ सिंगल आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर. मीन्स जो आप सील देख रहे हैं ये दोनों जगहों पे पाए गए और इसी आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दैट एविडेंस द आर्कियोलॉजिस्ट they came to the final destination that these both cities were the part of the same civilization. Now यहाँ से स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो हमारी बातें हैं उसको. जैसे आपसे पूछा जाता है कि what was the subsistence strategies of the people of हड़प्पा, यानी वो क्या खाते थे, वो कैसे अपना जीविका चलाते थे. तो मैंने इसके लिए 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिए. इसको आप ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ सकता है. इट इंक्लूडेड हंटिंग एंड गैदरिंग, कल्टिवेशन, पैस्टोरलिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन. पीपल रिलाइड ऑन द मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर फॉर देयर फूड. There are evidences of bones of animals which prove that people consume meat, terracotta models of auction, law, etc. So the people rallied on agriculture too. तो 3 चीज़ हमारे सामने निकल कर आती हैं. वो पैस्टोरलिज्म करते थे, कल्टीवेशन भी करते थे, हंटिंग और गैदरिंग. और वो कौन से जो आपके सामने टेराकोटा कार्ड दिख रहा है आपको, टेराकोटा बुल या फिर जो टेराकोटा का प्लो, इस टाइप के मॉडल या फिर जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं या आप टॉयज़ कह सकते हैं, ऐसे खिलौने मिले हैं जिसके आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को प्रूव करते हैं कि वो इन सारी चीज़ों से परिचित थे. तो हमें यहाँ पता चलता है वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, वो डोमेस्टिकेशन या फिर में बिलीव करते थे, यानी एनिमल डोमेस्टिकेशन वो करते थे. पेस्टोरलिज्म उसी से संबंधित है. आगे बढ़ेंगे द फूड विच वॉज नोन टू देम. द हड़प्पन एट वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश. आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड grains such as wheat, barley, lentils, chickpea and sesame at the Harappan site. In Gujarat, millets have been found, rice was found rarely. Bones of cattle, fish, fowl, sheep, goat, buffalo, pig, boar, deer and gharial are also found at the site. Studies indicate that these animals were either domesticated or hunted by the Harappan. So these are the lines through which you can write the answer of this question. So I am just only talking about the dietaries, that is habit of the people of Harappa. Now I am just talking about the agriculture technology. ये भी आपका NCERT में ये नेक्स्ट टॉपिक है और इस पर एक क्वेश्चन फॉर्म होता है कि द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज बाय द पीपल ऑफ हड़प्पा. एग्रीकल्चर वेयर द मेन ऑक्यूपेशन. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. दैट मीन्स द एविडेंसेस, देयर आर द साइट विच इज़ कालीबंगा जहाँ पर जुते हुए खेत के एविडेंसेस मिले हैं. Terracotta sculptures of the bull and their representation on the seal indicate that the bull was known to them and they were used for plowing. The archaeologists assumed that the oxen were used for plowing. So
Archaeologists have also found terracotta models of the plough at the site at Cholistan and Banwali, Haryana. And these are the few and important evidence through which the archaeologists can able to form or to reconstruct the story which is related to agricultural technology. Evidences of plough field found at Kalibangan, Rajasthan मीन्स जोते हुए खेत का जो अभी मैंने आपको बताया जो राजस्थान के कालीबंगन में मिला. द फील्ड हैव्स टू सेट ऑफ फरो राइट एंगल्स एंड ईच अदर. जो आपको आड़े और तिरछे यानी राइट एंगल पे जो खेत की जुताई होती है 2 बार, उस तरह के भी एविडेंसेस मिलेंगे. इससे ये पता चलता है कि वो एक साथ 2 क्रॉप या मल्टी क्रॉपिंग भी करते थे. मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स वेर लोकेटेड इन सेमी एरिड रीजन. सो टू इन्हेंस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे नीडेड फैसिलिटी ऑफ इरीगेशन. यानी जो कि हड़प्पन साइट से उस सेमी एरिड रीजन में थे. इस बात से ये पता चलता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटीज़ जहाँ अवेलेबल थी ऐसे जगहों को उन्होंने चुना. ट्रेसेस ऑफ कैनल्स हैव बीन फाउंड एट द सोर्तोगई इन अफगानिस्तान. अफगानिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट साइट है सोर्तोगई. वहाँ पर ट्रेसेस ऑफ कैनल यानी नहरों के साक्ष्य मिले हैं. It is also likely that the water was drawn from the well was used for irrigation. Water resources found in Dholavira, it is very important. Reservoir means they also did water conservation may have been used to store water for agriculture. तो यहाँ वाटर कंजर्वेशन का भी एक एविडेंस आपको देखने को मिल रहा है. धोलावीरा गुजरात का साइट है. प्रोसेसिंग ऑफ फूड रिक्वायर्ड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट एज वेल द वेसल फॉर मिक्सिंग ब्लेंडिंग एंड कुकिंग. ये सारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं, ये सारी जो कुक वेयर हैं, ये आपको अलग अलग साइट से मिले हैं. दीज इक्विपमेंट्स वेर मेड ऑफ स्टोन, मेटल एंड टेराकोटा. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट डिस्कस. मैंने आपको शुरू में बोला था दैट सिटी वॉज प्लान अर्बन सेंटर. व्हाट इज़ कॉल्ड अर्बन सेंटर? अर्बन सेंटर बोलने के पीछे 2-3 चीज़ें होती हैं. First one is the planning of the city. Second one is the different activities which is other than primary activities. यानी एग्रीकल्चर और बाकी सारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ के साथ साथ अगर कोई कम्युनिटी या फिर किसी सोसाइटी में दूसरे और भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होते हैं जहाँ पर ट्रेड और बिजनेस और लेबर का डिवीज़न हो. आपका इनलैंड ट्रेड के साथ साथ मान लीजिए एक्सटर्नल ट्रेड भी परफॉर्म करते थे. ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिफरेंट पॉइंट्स वी कैन से दैट वाज प्लान्ड अर्बन सेंटर. द सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो वाज डिवाइडेड इनटू 2 हब्स. अगर हम इसके प्लानिंग को समझने की कोशिश करते हैं, वन इज़ कॉल्ड सिटाडेल एंड सेकेंड वन इज़ कॉल्ड लोअर टाउन. अब सिटाडेल का मतलब एक टीला या फिर एक चबूतरा या थोड़ा ऊंचा स्थान. इट वाज बिल्ड ऑन द मड ब्रिक प्लेटफॉर्म. It was walled and separated from the lower town. The citadel was probably used for the special public purposes. अब दूसरा था नीचे निचला शहर. That means the walled cities. Several buildings were made on the platform that served as the foundation. So citadel and lower town. Most of the हड़प्पन sites में ये देखने को मिला है कि एक ही शहर के 2 अलग अलग पार्ट हैं. एक थोड़ा सा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है और दूसरा दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है. इसमें आपका नेक्स्ट जो एक टॉपिक आता है ग्रेट बाथ, जो कि मोहनजोदड़ो का एक इम्पॉर्टेंट साइट है. इट इज़ ऑन द सिटाडेल इन वन ऑफ द सच स्ट्रक्चर यूज फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पज़. ये महान स्नानागार का इसका का एक साइट है. एक एविडेंस मिला है. इसका साइज़ 11.8 इंटू 7.1 इंटू 2.43 मीटर का इसका एरिया है. और इट वाज लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक सराउंडेड बाय द कॉरिडोर ऑन द ऑल 4 साइड. इसके चारों तरफ से आंगन है या फिर बीच का एक जो बाथरूम है उसके चारों तरफ से पिलर पर जो स्पेस होता है आपको पता ही है. देयर वाज 2 फ्लाइट ऑफ द स्टेयर्स ऑन द अपोजिट साइड. दोनों तरफ से चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं. आप देख सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से. लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द टैंक्स वॉज प्रोबेबली प्रिवेंटेड बाय मेकिंग अ मोटार और जिप्सम.
आपको पता चल गया है। लीकेज ऑफ वाटर मीन्स वाटर टैंक से वाटर का जो लीकेज ना हो, इसके लिए उन्होंने मोटार और जिप्सम का यूज़ किया। इससे उनके वो कितने टेक्नोलॉजिकली डेवलप थे इसका पता चलता है। देयर वर द रूम्स ऑन द 3 साइड्स एंड द वाटर फ्रॉम द टैंक्स फ्लोड इनटू ए ह्यूज ड्रेन। और वाटर कैसे फाइनली वो ड्रेनेज सिस्टम से होके बाहर निकलता है, इट्स ऑल्सो shows द ब्यूटी ऑफ देयर टेक्नोलॉजी। उनके टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप थी और कितनी अच्छी थी, इसका अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम को आप इस पिक्चर के द्वारा भी देख सकते हैं, कैसे ड्रेनेज सिस्टम पर्टिकुलरली जो वो बिल्कुल प्लास्टर किया हुआ है और उसको कवर किया हुआ है ताकि वो गंदा ना हो। सो दैट इज़ ड्रेनेज सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। एवरी हाउसेज वॉज कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन, हाउस ड्रेन एम्पटीड देमसेल्फ इनटू द मेन ड्रेन। हर घरों से ड्रेन जो कि 90 एंगल्स पे आके वो सामने के मेन ड्रेन में आके गिरता था। जैसे अच्छे शहरों में आज देखेंगे जहाँ शहर प्लान के, ये तभी पॉसिबल है जब पहले इन सारी चीज़ों को प्लान किया जाए, यानी रोड और ड्रेनेज सिस्टम को, तब उस पर बिल्डिंग्स बनाई जाए। हाउसेज ड्रेन फर्स्ट एम्पटीड इनटू द सम्स इनटू विच सॉलिड मैटर सेटल एंड वेस्ट वाटर फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन। आप समझ सकते हैं आज के 4,500 साल पहले इतनी खूबसूरत तरीके से ड्रेनेज सिस्टम को बनाना, ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक प्लानिंग को बताता है। आज के दौर में अगर हम देखने की कोशिश करें तो अब बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनका ड्रेनेज सिस्टम, जिनका आर्किटेक्चरल स्टाइल वो पूरी तरह से ना हेल्दी है और ना ही इन्वायरमेंट के लिए इतना लाभदायक है। द ड्रेनेज सिस्टम एंड द ड्रेन्स वेर कवर्ड विद द ब्रिक्स ऑफ स्टोन। दे वर प्रोवाइडेड विद द इंस्पेक्शन होल एट द रेगुलर इंटरवल फॉर क्लीनिंग। और हर ड्रेनेज सिस्टम के बीच बीच में एक जंक्शन बना हुआ है जहाँ से कोई भी आदमी सफाई करने के लिए वहाँ के रेगुलर उसकी सफाई की जा सकती है। जो आजकल के सीवेज में जो अलग अलग जगहों पर जो एक कवर करके एक पॉइंट बनाया जाता है जहाँ से सीवेज के अंदर कोई भी अगर ब्लॉकेज होता है तो उसकी सफाई की जाती है। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको यहाँ पर देख सकते हैं। व्हाट वाज द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर of the houses made in the Harappan civilization? Many houses were centered on a courtyard. आप समझ ही सकते हैं। Many houses had well, हर हाउस में कुआं। There were about 700 well in the city of Mohenjo-daro. Every house had its own bathroom. Stairs were used to go to the second floor. Multi-storied buildings बनाई जाती थी। सीढ़ियों के द्वारा आप सेकंड फ्लोर पे जा सकते थे। मेन एंट्रेंस डिड नॉट गिव्स डायरेक्ट व्यू ऑफ द कोर्टयार्ड। आपका जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से आप सीधे आंगन की तरफ नहीं देख सकते, वहाँ पर एक वॉल का ब्लॉकेज है। नो विंडो हैव बीन फाउंड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पर कोई विंडो नहीं है। इट शोज दैट दे वर वेरी क्यूरियस एंड दे वर वेरी सेंसिटिव अबाउट the view of the houses. The next thing is, ये बार बार ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, strategies to find out the social differences. कि what were the different strategies were adopted by the archaeologists to find out social differences amongst Harappan people. अब हड़प्पा के लोगों के बीच में कौन से तरीके से या कौन कौन से स्ट्रेटजीज़ को अपनाकर आर्कियोलॉजिस्ट उनके वहाँ के लोगों के बीच में कौन सा सामाजिक मतलब डिफरेंस था उसको कैसे समझते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सोसाइटी के अगर हम इकोनॉमिक बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें, उनके सोशल डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करें, तो उनके द्वारा यूज़ किए जाने वाले सामान या जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं, जो भी मटेरियल्स वो यूज़ करते हैं, उनके आधार पर हम उनके
इकोनॉमिक बैकग्राउंड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। द डेट